हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट 7 कहानी की श्रृंखला चल रही थी, तो उसमें हमारी जो नई कहानी थी वो हमने आज स्टार्ट की थी। वो थी उसने कहा था, जो चंद्रमा शर्मा गुलेरी जी की थी। तो उसी में हम देखेंगे, उस कहानी का हमने मूल पाठ अध्ययन कर लिया था। आज हम उस कहानी का तथ्यपरक अध्ययन करेंगे, तो आप सभी मेरे साथ देखिएगा। तो अगर हम दोस्तों इस कहानी की बात करें, उसने कहा था, तो ये हिंदी की पहली कहानी भी मानी जाती है। तो आइए हम देखते हैं। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी की अगर हम लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं सबसे पहले तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। दोस्तों इस कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगर हम गुलेरी जी की बात करें तो गुलेरी जी प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार हैं। यानी जो हमारी कहानी का विभाजन हुआ है, उस कहानी के विभाजन में जो हमारे गुलेरी जी हैं वो प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार हैं। प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार हैं। अगर हम इनकी कहानियों की बात करें या इनकी कहानी संग्रह की बात करें तो इनकी कहानी संग्रह तो इतने नहीं मिलते हमें। इनकी मुख्य रूप से 3 कहानी मिलती हैं। उनमें से पहली है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। दोस्तों ये तीनों कहानी आप ध्यान रखना। दरअसल ये तीनों कहानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनटीए ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर कोई कहानीकार इसमें लगा हुआ है तो उसकी कहानी वो ज़्यादातर पूछता है। तो उसी में हम देखेंगे कि गुलेरी जी की 3 कहानियां हैं। सुखमय जीवन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1911, बुद्धू का कांटा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1914 और उसने कहा था इसका प्रकाशन वर्ष है 1915। ये हमने देख लिया गुलेरी जी के बारे में। गुलेरी जी के बारे में यही बातें इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन्हीं की चर्चा करूंगा, ज़्यादा नहीं। अब हम अपनी मूल कहानी पर आते हैं। उसने कहा था, अगर हम इस कहानी के बिंदुओं की बात करें कि यह कहानी क्या है क्या नहीं है, तो हम देखेंगे यह कहानी है ये फ्लैशबैक पूर्व दीप्त शैली में लिखी गई है। यानी कौन सी शैली में लिखी गई है? फ्लैशबैक पूर्व दीप्त शैली। फ्लैशबैक की अगर हम बात करें तो इसमें फ्लैशबैक या पूर्व दीप्त शैली होती क्या है? तो इसमें ऐसा होता है कि लेखक कोई भी कहानी लिखता है या कुछ भी लिखता है तो उसमें वो पहले की जो स्मृतियां हैं उनकी चर्चा करता है। जैसे अगर कोई लेखक है वो लिख रहा है तो उसमें वो बचपन की बातें ले लेगा, यानी पीछे की कहानी को, स्टोरी को अब अभी के समय से जोड़कर लिखता है। ठीक है। प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण हुआ है इस कहानी में। इस कहानी में प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण हुआ है। आदर्श रूप का चित्र बोलें तो इसमें एक पात्र है लहना सिंह। वो एक फौज में सूबेदार है और उसका एक बचपन में एक लड़की थी सूबेदारनी, उससे उसका प्रेम होता है। उसी के प्रेम का इसमें चित्रण है। त्याग वो वीरता के आदर्श प्रेम की कहानी है। एक और बात देखें तो ये त्याग और वीरता के आदर्श प्रेम की कहानी है। ठीक है, प्रेम की कहानी है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें, यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यह कहानी किसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध की पूरी चर्चा होती है कि लेखक जर्मनी में युद्ध लड़ने गया हुआ है। तो वहाँ पे वो फ्रांस और जर्मनी में जो युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों की तरफ से हमारे यहाँ से जो सैनिक गए थे वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे और दूसरे पाले में हमारी जर्मनी थी। तो उसी के युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। वचनबद्धता एवं उस हित प्राणों के समर्पण की कहानी है। इसमें उस सूबेदार ने उससे जो वचन लेती है कि मेरे प्रति और मेरे बेटे की रक्षा करना तुम, तो उसी में वो उसका वचन निभाता और अपने प्राण उस पे चले जाते हैं। इसमें सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का भी चित्रण मिलता है। जब जर्मन सेना ने धावा किया तो 70 जर्मन थे और दूसरी तरफ 8 सिख। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ये वाला बिंदु इस कहानी में। अगर हम बीच में, मैंने आपको कल कहानी का जो अध्ययन कराया था उसमें आपने देखा था कहानी का मूल पाठ अध्ययन करते हुए, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कहानी से लेकर, कहानी की कोई भी घटना दे देगा और उन घटनाओं के बारे में पूछ लेगा। तो इसी में एक घटना घटती है कि जब लेफ्टिनेंट साहब वेश बदल कर आता है जर्मन सैनिक, तो उसमें 70 जर्मन थे और उसमें 8 सिख थे। जब उन पर धावा बोला गया था, उनमें से जब
हमला खत्म हुआ तब 15 सिख मारे गए थे और 63 जर्मन। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बिंदु और है कि लहना सिंह जब अपने पहरे पर था तो उसने लेफ्टिनेंट साहब के रूप में जो वो आया हुआ था जर्मन सैनिक, तो उसने लहना सिंह ने उससे 4 सवाल किए थे। वो 4 सवाल कौन कौन से थे ये भी आप देख लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए। सिख सिगरेट पीते हैं, उसने एक सवाल ये किया था उससे। जगाधरी के ज़िले में नीलगाय होती हैं, उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। दोस्तों ये सभी बिंदु आप ध्यान रखना क्योंकि ये पूछ देगा आपसे। तीसरा है हमारा मुसलमान खान मासा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। चौथा है हमारा लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। कहानी में आए प्रमुख स्थानों की हम चर्चा करें तो कहानी में आए प्रमुख स्थान भी इसमें महत्वपूर्ण हैं। अगर हम अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में जो दोनों बचपन में मिलते हैं लड़का लड़की, ये दोनों बचपन में अपने मामा जी के घर मिलते हैं, तो वो अमृतसर में ही है। और हम मगरे की बात करें तो बचपन में जब जब वो लड़का पूछता है, यानी सूबेदार पूछता है उस लड़की से कि तेरा घर कहाँ है, तो वो मगरे में बताती है। तो ये सूबेदारनी का घर है, वो कहाँ है, मगरे में। और हम माझे की बात करें तो ये लहना सिंह का घर था। ठीक है, और जो लहना सिंह रहता था अमृतसर में, वो कौन सी जगह रहता था, वो गुरु बाजार में रहता था। लहना के मामा का घर गुरु बाजार में था। और जगाधरी क्या है, जहाँ लेफ्टिनेंट साहब शिकार खेलने गए थे। और ललितपुर बर्लिन, जहाँ सूबेदार को सरकार ने घर दिया था। ठीक है दोस्तों, ललितपुर बर्लिन कहाँ, जहाँ सूबेदार को घर दिया था और जमीन दी थी सरकार ने, वो ललितपुर में दी थी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बिंदु पे अपने चलें तो अब हम मुख्य पात्रों की बात करेंगे। तो उसने कहा था कहानी में मुख्य रूप से कितने पात्र हैं। तो अगर हम पहले पात्र जो हमारा नायक है और मुख्य पात्र है उसकी बात करें लहना सिंह की, तो ये 12 वर्ष, ध्यान रखना दोस्तों कि जब वो लड़की से मिलता है उसमें तो वो 12 वर्ष का था। ठीक है, लड़का जब लड़की दोनों आपस में मिलते हैं बचपन में, तब वो लड़के की उम्र 12 वर्ष थी और लड़की की उम्र 8 वर्ष थी। वो आगे आएगी। बाद में जब वो सेना में भर्ती हुआ तो वो नंबर 77 सिख राइफल में जमादार था। ठीक है, 77 नंबर सिख राइफल्स में जमादार था। बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है और जो बाद में सूबेदारनी बनती है। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ सिपाही है, कुशल सिपाही है ये। अपने दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान कर देता है। 7 दिन की छुट्टी लेकर घर आता है। इसमें चर्चा की गई है कि सूबेदार ये लहना सिंह एक बार घर आता है 7 दिन की छुट्टी लेकर, तो वो छुट्टी लेकर आता है अपने ज़मीन का, उसका कुछ विवाद था उसमें आता है, अपनी ज़मीन के विवाद के सिलसिले में। ठीक है दोस्त, ज़मीन के विवाद के सिलसिले में आता है। अगर हम सूबेदारनी की बात करें तो सूबेदारनी कौन है, जब ये लहना सिंह से बचपन में मिली थी तब इसकी उम्र 8 वर्ष थी। और ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, मैं इसलिए इसे बार बार बता रहा हूँ आपको। और सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी थी। तो सूबेदारनी कौन थी, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी थी और बोदा सिंह की माँ थी। जो मैंने आपको बताया था मूल पाठ में कि सूबेदार हजारा सिंह लेफ्टिनेंट साहब हो गए थे बाद में, और जो बोदा सिंह था जो जिससे बुखार आ गया था, ज्वर आ गया था ठंड की वजह से, तो उसकी ये माँ है। बचपन में अपने मामा के यहाँ लहना सिंह से मिलती है जो उसकी जान बचाता है। लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम सूबेदार हजारा सिंह की बात करें तो सूबेदारनी का ये पति है और बोदा सिंह का पिता है। लहना सिंह को बहुत चाहता है। ठीक है, सरकार ने खुश होकर लायतपुर में उसको ज़मीन दी है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पे ज़मीन दी है, सरकार ने खुश होकर इसे लायतपुर में ज़मीन दी है। अब हम बोदा सिंह की बात करें तो हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है ये, मैंने आपको बता ही दिया, हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर देता है। अब हम इसमें अगर गौण पात्रों की बात करें तो हमारे गौण पात्र हैं, एक है इसमें वजीरा सिंह। ठीक है दोस्तों, गौण पात्र एक कौन, हमारा वजीरा सिंह, जो पलटन का विदूषक है। पलटन का विदूषक है और इसका संबंध कहाँ से है, तो ये पंजाब से है। ठीक है दोस्तों, पंजाब से संबंध है क्योंकि इसकी बात से और बातें हुई थी उसमें पता लगा ये पंजाब का है। और हम लेफ्टिनेंट साहब की बात करें तो 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर थे
और इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण करके आता है, जिसकी पहचान कर लहना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वो लहना सिंह को घायल कर देता है। लेफ्टन साहब कौन था? तो ये वेश बदल कर जो आया हुआ था जर्मन सैनिक, वो है। और महासिंह, शाम सिंह सिपाही हैं ये दोनों। अतर सिंह कौन है? तो सूबेदारनी के मामा। दोस्तों, जो सूबेदारनी थी, जो बचपन में मिली थी उसे, जो अमृतसर में अपने मामा के यहाँ रहती थी, तो उसके मामा का नाम क्या था? तो उसके मामा का नाम अतर सिंह था, वो उन्हीं के यहाँ रहती थी। ठीक है, तो ये सूबेदारनी के मामा है। कीरत सिंह कौन है? लहना सिंह का भाई था कीरत सिंह। कीरत सिंह कौन है? तो लहना सिंह का भाई है। जब लहना सिंह की अंतिम सांसें चल रही थी, तो उसे अपने भाई की याद आती है और उसे लगता है कि वो उसी के पैर पर सर रखा हुआ है, ये वही है। अब्दुल्ला कौन है? लेफ्टन साहब का खान सामा, जो लेफ्टन साहब से बात करता है कि वो 4 सवाल पूछता है जांचने के लिए कि ये वही है कि वही कि कोई और है, वही है ये। और पोलूराम डांक बाबू और तुर्की मौलवी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस कहानी के प्रमुख उद्धरण की बात करें तो इसमें प्रमुख उद्धरण ये हैं। ऐसे पूछ देगा आपको ये लाइन देकर कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली पर बरहम लगा दें। ये वाला आपकी 2 लाइनें दे देगा, पूछ देगा कि ये कौन सी कहानी से ली गई है। अगर हम नेक्स्ट कहानी की बात करें तो एक इसमें पंक्ति आती है या बोले कहावत आती है कि हट जा जीने जोड़िए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्रा प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। जब ये इक्के वाले होते हैं, अगर कोई बुढ़िया नहीं हट रही है तो उससे ये वाली कहावत कहते हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। अगर हम नेक्स्ट पंक्ति की बात करें, नेक्स्ट पंक्ति है इसमें, लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। जब वो बचपन में आपस में जो बात करते हैं, ये उसका लिया गया है। फिरंगी मैम फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। जब ये सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं, ये तब की है। बिना मेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये वाली पंक्ति ध्यान रखना, ये वाली कहावत इसमें आई हुई है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ठीक है, और हम नेक्स्ट पंक्ति की बात करें, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। ये जब आपस में लड़ाई की बात करते हैं तब की ये पंक्ति है, सिपाही आपस में। हाँ देश क्या है स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। ये है, ये कौन कहता है? तो ये वजीरा सिंह कहता है। जब वो पानी खिला रहा होता है तब वो कहता है कि यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, मैं तो सरकार से बाद में लड़ाई के बाद यहाँ की ज़मीन ले लूँगा। अगर नेक्स्ट पंक्ति की बात करें, उसमें है जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिंगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये वजीरा सिंह कहता है लहना सिंह से। और हम नेक्स्ट की बात करें तो ये वजीरा सिंह की पंक्ति है कि दिल्ली शहर में पिसोर नु जान दिए, कर लेना लोंगा दा व्यापार मणिए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, ओए लाड़ा चटाका कंदुए नु, कद्दू बढ़िया वे मज़ेदार गोरिए, हून लाड़ा चटाका कद्दुए नु। ये वजीरा सिंह कहता है। अब नेक्स्ट पंक्ति की बात करें, नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। तो ये पंक्ति कौन कहता है? तो ये लहना सिंह कहता है। जब उनकी बात चल रही होती है 80-80 में, तब वो कहता है। ठीक है, सूबेदार, और नेक्स्ट पंक्ति की है तो सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोदा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वो गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे।
यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी पंक्तियां आप अब देख लीजिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक और है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ठीक है, ये वाली पंक्तियां मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये वाली हमेशा आप ध्यान रखना। ये वाली इसी कहानी से पंक्ति है। जो जब लहना सिंह है, उसको गोली लगने की वजह से जब उसे बहुत दर्द हो रहा होता है तो वो किसी को बताता नहीं है, और वो वजीरा सिंह के पैर पर अपना सिर रख लेता है। तब की है कि मृत्यु के समय पहले की स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्य एक रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट की बात करें। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। ये कौन कहता है? तो ये सूबेदारनी कहती है लहना सिंह से। किसका है? तो ये सूबेदारनी का है। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। तो ये कौन कहता है? ये लहना सिंह कहता है। बाद में चिट्ठी में आया, फ्रांस और बेल्जियम 18वीं सूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ठीक है दोस्तों, इस कहानी के जो जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उनमें से मैंने आपको पात्रों की पूरी चर्चा कर दी। कहानी का मूल पाठ मैंने इसकी नेक्स्ट वीडियो में करा दिया है। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मूल कहानी का भी पाठ कर सकते हैं। और जो जो मैंने कहानी से मुख्य बिंदु हो सकते थे वो मैंने दे दिए हैं आपको। तो कैसी लगी आपको कहानी? धन्यवाद दोस्तों। और आपको इस कहानी की PDF चाहिए तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उससे आप ज्वाइन करके उससे आप कहानी की ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।